यह कहानी एक प्राचीन राज्य की है जिसका शासक सम्राट सूर्यवीर था। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे, लेकिन उनका चरित्र कठोर और इच्छाओं से भरा हुआ था। उनकी अनेक रानियां थीं, फिर भी उनका मन नई स्त्रियों की ओर आकर्षित रहता था। महल में कई दासियां थीं, जिनमें से एक का नाम सुमति था। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान और विनम्र भी थी। सम्राट सूर्यवीर अक्सर महल की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए उसे बुलाते थे। समय के साथ सम्राट को सुमति के प्रति विशेष लगाव हो गया। एक दिन जब राज्य की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, सुमति को कुछ दस्तावेज लेकर राजा के पास जाने का आदेश मिला। जैसे ही सम्राट ने उसे देखा, उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने बैठक के बाद उसे रोक लिया और कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा मानसिक और भावनात्मक संबंध बन गया। सम्राट सूर्यवीर ने सुमति को बार बार अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। यह संबंध महल में एक रहस्य बन गया, लेकिन जल्द ही सुमति गर्भवती हो गई। सम्राट ने इस खबर को गुप्त रखने का प्रयास किया और उसे महल के एक दूरस्थ हिस्से में भेज दिया। समय बीतता गया और सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अयोधन रखा गया। सम्राट सूर्यवीर ने उसे गोपनीय रूप से शिक्षित करने का प्रबंध किया, लेकिन महल में जल्द ही यह खबर फैल गई। प्रजा और मंत्रियों ने राजा के इस कृत्य पर प्रश्न उठाए। सम्राट की प्रमुख रानी महारानी विमला इस सत्य को जानकर क्रोधित हो गईं। उन्होंने सम्राट से स्पष्ट रूप से कहा, एक राजा के लिए नीति और मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस बच्चे को अपनाते हो तो यह परंपराओं के विरुद्ध होगा। लेकिन समय के साथ विमला ने महसूस किया कि हर व्यक्ति गलती कर सकता है। उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया और सुमति को महल में वापस लाने की अनुमति दी गई। सम्राट सूर्यवीर ने अयोधन को उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। हालांकि यह फैसला आसान नहीं था। राज्य के पुराने मंत्री और सेनापति इस निर्णय के विरोध में थे। उन्हें लगता था कि एक दासी का पुत्र राजा नहीं बन सकता। इसी बीच राज्य को एक नए संकट का सामना करना पड़ा। पड़ोसी राज्य अंधकगर के क्रूर राजा भैरव सिंह ने राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। सम्राट अब वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने युद्ध की बागडोर अयोधन को सौंपने का निश्चय किया। अयोधन ने अपने पिता की सेना को एकत्र किया और अपनी युद्ध नीति से सेनापतियों को प्रभावित किया। उसने कहा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जाता, बल्कि बुद्धिमत्ता और सही रणनीति से भी। युद्ध शुरू हुआ और अयोधन ने भैरव सिंह की सेना को विभाजित करने की योजना बनाई। उसने अपनी सेनाओं को विभिन्न मोर्चों पर तैनात किया और एक चतुर युद्ध नीति अपनाई। अंततः अयोधन की योजना सफल रही और भैरव सिंह को पराजित कर दिया गया। युद्ध जीतने के बाद अयोधन ने राज्य में कई सुधार किए। उसने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की नीति अपनाई। गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गईं। उसने एक नया न्यायालय स्थापित किया, जहां निष्पक्ष निर्णय लिए जाते थे। राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने इन सुधारों का विरोध किया, लेकिन अयोधन ने उन्हें समझाया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के भले के लिए कार्य करता है, न कि केवल सत्ता के लिए। समय के साथ राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। सम्राट सूर्यवीर और सुमति गर्व से देखते थे कि उनका पुत्र एक आदर्श शासक बन रहा है। एक दिन एक रहस्यमयी साधु महल में आया। उसने अयोधन को एक प्राचीन ग्रंथ दिया, जिसमें भविष्य की चेतावनियां लिखी थीं। उसमें कहा गया था कि आने वाले वर्षों में राज्य को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, और यह संकट केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगा। अयोधन ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया और राज्य को और अधिक संगठित करने की दिशा में कार्य किया। उसने अपने सहयोगियों और मित्रों को एकत्र किया और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। समय के साथ अयोधन केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान नेता बन गया। उसने सच्चे न्याय, दया और दूरदृष्टि के साथ शासन किया। निष्कर्ष, यह कहानी केवल एक राजा के व्यक्तिगत जीवन और युद्धों की नहीं, बल्कि एक युवा उत्तराधिकारी की सीख और संघर्ष की कहानी है। अयोधन केवल एक विजेता नहीं बना, बल्कि उसने समाज को न्याय और समानता का पाठ पढ़ाया। इस कहानी का संदेश यह है
कि एक सच्चा राजा या नेता वही होता है जो केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है।